नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने आज झारखंड के प्रथम चरण के 43 मतदान केंद्रों पर जहां 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, वहां खड़े प्रत्याशियों के हलफनामा की स्कैनिंग रिपोर्ट जारी की है। और स्कैनिंग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने देखने को मिले हैं। और ये तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड को अपेक्षाकृत शांत और यहाँ की पॉलिटिक्स को अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर माना जाता है। एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ खड़े कुल 683 प्रत्याशियों में से, जिनमें एडीआर इलेक्शन वॉच ने 682 प्रत्याशियों के हलफनामा को स्कैन किया है, उन प्रत्याशियों में 19% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले चल रहे हैं और जिसकी जानकारी इन प्रत्याशियों ने अपने शपथनामा में दिया है। और जिन 19% प्रत्याशियों यानी 176, अगर संख्या की बात करें तो माफ करेंगे, 127 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले हैं। और जब हम गंभीर किस्म के आपराधिक मामले कहते हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि ऐसे मामले जिसमें 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। और इन मामलों में हत्या से संबंधित 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ हत्या के मामले चल रहे हैं। 11 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ महिलाओं पर अत्याचार के मामले चल रहे हैं और 40 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। इसके साथ साथ पॉस्को एक्ट के तहत भी कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। एडीएम ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि हीनियस क्राइम के साथ साथ अगर अन्य किस्म के क्राइम को जोड़ ले तो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या लगभग 174 होती है। और कुल प्रत्याशियों की संख्या के अनुपात की बात करें तो यह अनुपात 26% का होता है। इसी इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे चुनाव में बाहुबल के साथ साथ धनपतियों या धनबल का महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है, तो प्रथम चरण में जो 682 कैंडिडेट्स हैं, उनकी अगर हम समीक्षा करें, उनके शपथ पत्र को देखें, तो ये समझ में आता है कि लगभग 34% प्रत्याशी ऐसे हैं, 34% यानी 235 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पतियों की ब्रैकेट में है। इनमें से 9% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी एसेट जिन्होंने अपनी एसेट 5 करोड़ से ऊपर की बताई है और 40% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी एसेट 50 लाख से 5 करोड़ के बीच है। और सबसे मजेदार बात है कि इनमें से 2019 के जो विधायक हैं, उन विधायकों की अगर एसेट्स को जोड़ ले तो उन 2019 में कई विधायक जो बहुत कम 10 लाख से भी कम के ब्रैकेट में थे, जिनकी एसेट्स उनकी एसेट्स भी करोड़ों में पहुंच गई है। ये कौन सा जादुई छड़ी था कि 5 साल में ये 10 लाख या 2 लाख करोड़ों का एसेट्स बन जाता है। तो एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या के मामले चल रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने में कोई भी दल पीछे नहीं है। यानी हर को दाग पसंद है, हर के लिए दाग अच्छे हैं। अगर हम बात करें जेडीयू की, जेडीयू यहाँ से 2 सीटों तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम पर खड़ा उनके प्रत्याशी खड़े हैं और यहाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 100% ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दी गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इसके साथ साथ अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कोई कोताही नहीं बरती है दबंगों को टिकट देने में। इनके 65% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है और 47% ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के मामले चल रहे हैं। आरजेडी की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल में 60% के करीब ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बीजेपी ने
बीजेपी ने ऐसे 42% प्रत्याशियों को टिकट दी है जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज है। क्षेत्रीय दल के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बाकी दलों से पीछे नहीं है और यहाँ 30% के करीब ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले जो है दर्ज किए गए हैं। अ, अगर हम राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को टिकट देने से कोई गुरेज नहीं है और यह मसला सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की चाहत की नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अगर अवलोकन करें जो 2020 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, निर्देश दिया था और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों को जो निर्देश दिया, उसके मुताबिक हर राजनीतिक दलों को यह बताना जरूरी है कि आखिर वह क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बना रहा है। बजाबता उसका कारण आयोग को लिखित तौर पर दिया जाना है। हाल के दिनों में जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, वहां इन राजनीतिक दलों ने जो तर्क दिया है, वो तर्क आपके हमारे गले नहीं उतरता है। उन्होंने तर्क दिया है कि ये सारे जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जिनको हमने टिकट दिया है, वे सामाजिक तौर पर काफी मानिंद व्यक्ति हैं, इनका जनाधार बड़ा है और ये बेहद लोकप्रिय है। झारखंड में प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी खड़े हैं, उन प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले तो हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल से लेकर राजनीतिक दल तक किसी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या चुनाव आयोग के निर्देश की कोई परवाह नहीं है और आज की तारीख तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आखिर क्यों आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देने की जरूरत पड़ी। क्या उनके पास अच्छे छवि वाले उम्मीदवार नहीं थे? जो एक मैंडेट प्रोविजन है, उस मैंडेट प्रोविजन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत कम प्रत्याशियों ने आयोग के उस निर्देश का अनुपालन किया है जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सारे प्रत्याशियों को स्थानीय अखबारों में या टीवी चैनलों पर यह बताना जरूरी होगा कि उनके खिलाफ क्या-क्या मामले दर्ज है। कई प्रत्याशियों ने किसी छोटे या मंझोले या कुछ ही संख्या में छपने वाले अखबारों में ऐसे विज्ञापन देके अपनी इतिश्री कर ली है, जबकि आयोग की स्पष्ट मान्यता है कि वर्नाकुलर अखबार में जो बड़े प्रसार संख्या वाले अखबार हैं, उनमें ऐसे विज्ञापन दिए जाने चाहिए ताकि लोगों को पढ़ के ये समझ में आए कि उनके इलाके में जो प्रत्याशी खड़े हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या मामले चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि प्रत्याशियों ने इसकी खानापूर्ति ही की है। आयोग को इस पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, लेकिन आयोग की ओर से अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यदि हम धनबल की बात करें तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में चुनाव में धनबल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और पार्टियां भी, राजनीतिक दल भी उसी प्रत्याशी को टिकट देते हैं जो धन से और बाहुबल से मजबूत हो। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में प्रथम चरण के जो 682 उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से अगर जेडीयू की बात करें तो 100% ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति है। अगर आईएनसी की बात करें तो 94% करोड़पति है, बीजेपी की बात करें तो 83% करोड़पति है और आरजेडी की बात करें तो 80% करोड़पति है और जेएमएम की बात करें तो 78% प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति है। मतलब साफ है कि जो करोड़पति नहीं है या जो उस ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो राजनीतिक दल भी ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने में थोड़ा हिचकते हैं या टिकट नहीं देते हैं। और यही वजह है कि चुनाव में करोड़पति ही इलेक्शन लड़ने में आगे हो पाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल के हों, चाहे क्षेत्रीय दल के। इस चुनाव में जो प्रथम चरण का चुनाव है, उसमें औसत अगर संपत्ति देखी जाए तो प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2.16 करोड़ की है। बात कर लेते हैं तो अधिकतम संपत्ति वाले कैंडिडेट्स कौन-कौन हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला कोई कैंडिडेट एक इंडिपेंडेंट है
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी पुटका जहाँ से वो खड़े हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी को छोड़कर बाकी जगह शायद लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। इनका नाम कंदोमणि भूमिज है। ये भूमिज समुदाय से आते हैं और पुटका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। इन्होंने जो हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामे में बताया है कि चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स जो है वो महज 70,000 रुपए की है, लेकिन इमूवेबल एसेट्स यानी अचल संपत्ति जिसमें जमीन जायदाद आता है, इसकी कुल वैल्यू आज की तारीख में 80 करोड़ से ज्यादा है। दूसरे जो महत्वपूर्ण या अधिकतम संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं, वो झारखंड में पहले यूपीए की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पलामू से चुनाव लड़ते हैं और ये कृष्णानंद त्रिपाठी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं। इन्होंने जो अपनी संपत्ति घोषित की है, उस संपत्ति में अगर आप देखें तो ये 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। और तीसरे अधिकतम संपत्ति वाले प्रत्याशी रांची से आयुष रंजन है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और रांची के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो ज्यादातर लोग इनको भी एक लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं जानते होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और इन्होंने अपनी संपत्ति जो घोषित की है, ये 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। अगर हम देखें कि संपत्ति के साथ इस बात की कि कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी देनदारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति, बैंक के प्रति या किसी दूसरी संस्था के प्रति देनदारी सबसे ज्यादा है। इसमें अगर हम देखें तो पाकी से विनोद कुमार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और उन्होंने जो अपनी संपत्ति बताई है वो 16 करोड़ की संपत्ति बताई है, लेकिन देनदारी इनकी 302 करोड़ रुपए की है और ये देनदारी विवादास्पद है, मतलब इसके खिलाफ केस चल रहे हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण देनदार हैं उसमें नवीन जायसवाल है। नवीन जायसवाल हटिया से करंटली विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और इस बार भी वो हटिया से हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति तो 18 करोड़ से ज्यादा की घोषित की है, लेकिन देनदारी इनकी 8 करोड़ से ज्यादा की है। और तीसरे नंबर पर शिवशंकर सिंह हैं जो बीजेपी के सदस्य हुआ करते थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से बागी के तौर पर प्रत्याशी हैं, जमशेदपुर ईस्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 25 करोड़ की घोषित की है, लेकिन देनदारी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषित की है। कौन प्रत्याशी है जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है? और अगर हम वार्षिक आय के लिहाज से देखें तो मीरा मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं, वो अधिकतम इनकम वाले ब्रैकेट में आती हैं और इन्होंने जो इनकम अपना शो किया है वो 2003 करोड़ से ज्यादा की इनकम इन्होंने शो की है। इनकी वार्षिक आय 3 करोड़ से ज्यादा की है और कुल संपत्ति 14 करोड़ से ज्यादा की है और इनकी आय का स्रोत बिजनेस इनकम है। कुछ कंपनियों में डायरेक्टर है जहां से रेम्यूनरेशन इनको मिलता है, बैंक के इंटरेस्ट हैं जो इनको मिलता है और पति पत्नी की ज्वाइंट अगर इनकम की बात करें तो एक्स एमपी होने के नाते जो पेंशन मिलता है पार्लियामेंट से, जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इनके इनकम के स्रोत बताए गए हैं। और वित्तीय वर्ष 23-24 में इन्होंने 3 करोड़ 92,72,000 से ज्यादा का इनकम टैक्स घोषित किया है, इनकम घोषित किया है। दूसरे नंबर पर आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अजय कुमार आते हैं जो जमशेदपुर ईस्ट से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये पूर्व आईपीएस रहे हैं, इससे पहले जेवीएम बाबूलाल जी की पार्टी से जमशेदपुर से सांसद भी रहे थे। इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 43 करोड़ की घोषित की है और इन्होंने इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 74 लाख रुपए का अपना इनकम घोषित किया है। इन्होंने अपने इनकम में सैलरी, बोर्ड मेंबरशिप, रेंट और इंटरेस्ट को बताया है। तीसरे नंबर पर कुशवाहा शशिभूषण मेहता है, पाकी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं।
इनकी कुल एसेट या संपत्ति 32 करोड़ से ज़्यादा की है और इनका इनकम का स्रोत जो है वो बिज़नेस है और फॉर्मर एमएलए होने के नाते जो पेंशन मिल रहे हैं वो है और इनकी कुल इनकम इस वित्तीय वर्ष में इन्होंने 1 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़्यादा की घोषित की है। ये तो वो प्रत्याशी थे जिन्होंने अपनी वार्षिक आय की घोषणा की है और 3 सबसे ज़्यादा वार्षिक आय जिनकी है, वैसे लोगों की हम लोगों ने बात की। प्रथम चरण के चुनाव में 682 कैंडिडेट्स में से महज 73 यानी 11% ही महिलाओं को टिकट विभिन्न दलों ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चुनाव 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के बीच यहाँ लड़ा जा रहा है, जेएमएम और बीजेपी। जेएमएम के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री मैया योजना है, जिसमें 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1000 पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है और दिसंबर से इसे बढ़ाकर 2500 करने की घोषणा की गई है। और इसी के समकक्ष बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में और जगह-जगह जो इन्होंने घोषणा की है, जिसको उन्होंने गोगो दीदी दीदी योजना का नाम दिया है और उन्होंने दावा किया है कि सरकार आएगी, उनकी सरकार बनेगी तो हर महीने 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की पेंशन राशि, सम्मान राशि हर महीने दी जाएगी। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा मुख्यमंत्री मैया योजना के लाभार्थी होने के बाद भी और गोगो योजना के साथ यानी महिलाएं इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है और बीजेपी ने इससे आगे बढ़ के ये भी कहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त भी देंगे। लेकिन बावजूद इसके जब महिलाओं को भागीदारी या प्रतिनिधित्व देने का मौका आता है, तो कोई भी दल इसमें उदार नहीं देखने को मिलता है और यही वजह है कि 682 में से महज 73 कैंडिडेट ही महिला प्रत्याशी के तौर पर है। मतलब साफ है कि महिलाएं अच्छी मोबिलाइजर होंगी, महिलाएं वोट डालेंगी, महिलाएं वोट डलवाएंगी, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका कोई भी दल देने को तैयार नहीं है। ये उम्मीदवारों की आयु की तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप उम्मीदवारों की आयु की देखें तो 41 से 60 वर्ष में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है 41 से 60 वर्ष की आयु ग्रुप में है और 41 से 60 वर्ष की आयु ग्रुप में 51% यानी 348 के आसपास प्रत्याशी हैं, जबकि 25 से 40 के बीच 39% प्रत्याशी हैं यानी 267। तो साफ है कि आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी चुने जाएंगे वो उम्र के लिहाज से युवा ही होंगे। जाए तो जरूर अपने प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जांच करें और विवेक पूर्वक निर्णय लें कि क्या आपका प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि का होना चाहिए, क्या आपका प्रत्याशी ऐसा दबंग होना चाहिए जो कानून की निगाह में मुजरिम है, जो आम लोगों के खिलाफ लगातार अत्याचार करता है, क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए। आप जब वोट डालने जाइएगा 13 तारीख को तो जरूर इस पर विचार कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप जरूर लिखें। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।